नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स, जो आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है। उसके अंदर एक चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर, उसका हम लोग रिवीजन कवर करेंगे। तो आइए शुरू करें। तो लेट्स लर्न एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। चलो, सबसे पहले आपको ध्यान देना, अगर आपका इशू ऑफ शेयर कैपिटल मजबूत है, यानी अगर आपका इशू ऑफ शेयर कैपिटल का जो चैप्टर है, अगर आपने उसको एकदम अच्छे से रिवाइज किया है, बहुत अच्छे से, तो आपका ये वाला जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अब देख लो, जो इशू ऑफ डिबेंचर है उसके अंदर दो तरह के इशू। फॉर कैश, अगर आप कभी भी डिबेंचर इशू करते हो, आप किन किन चीजों के लिए डिबेंचर इशू कर सकते हो। तो पहली बात है फॉर कैश, आपने कैश के लिए इशू किया। अब कैश में तीन कंडीशन हो सकते हैं, या तो आपने एट पार पे किया, जैसे 100 रुपीज का उसका फेस वैल्यू है, तो 100 रुपीज के बदले आपने 100 रुपीज लिया। एट प्रीमियम हो सकता है, यानी 100 रुपीज के बदले उससे ऊपर ज्यादा पैसे लिए। डिस्काउंट पे हो सकता है, 100 रुपीज का आपका डिबेंचर था और आपने 100 रुपीज से कम पैसा लिया करके। सेकेंड चीज ये हो सकती है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी इन सब केसेस में आप डिबेंचर इशू करते हो बट बदले में आप कैश नहीं लेते हो। जैसे आपने एसेट परचेस कर लिया या फिर आपने किसी का बिजनेस परचेस कर लिया, इन केसेस में। थर्ड थिंग होती है फॉर कोलैटरल सिक्योरिटीज। अब ये कोलैटरल सिक्योरिटीज क्या होती है, जब हम लोग उस कंसेप्ट पे जाएंगे तो मैं आपको कोलैटरल सिक्योरिटीज का कंसेप्ट भी बता दूंगा। तो ये तीन चीजें होती है जहां पे इशू ऑफ डिबेंचर आता है। पहला फॉर कैश, दूसरा फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और तीसरा आता है फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी। तो आइए चलते हैं हम लोग सबसे पहले फॉर कैश वाले मुद्दे पे, कि जहां पे बदले में हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं और उसके बदले में हम कैश ले रहे हैं। तो देखिए, डिबेंचर में बी इशूड फॉर कैश ऑन एट अ पार, ऑन एट अ प्रीमियम और एट डिस्काउंट। या तो आप पार पे कर सकते हो, प्रीमियम पे कर सकते हो, या फिर डिस्काउंट पे कर सकते हो। When the debenture are issued for cash, the entire issue price may be received on application itself, or the amount may be payable in installments such as application on allotment and the balance in calls. And any premium or discount on the issue of debenture is generally recorded at the time of making allotment. तो ये यही बातें कहना चाह रहा है कि अगर आप चाहिए तो एक लमसम में पैसा ले लो, और अगर आप लमसम में पैसा नहीं ले सकते तो आप इंस्टॉलमेंट के अंदर पैसा ले लो। और इंस्टॉलमेंट में पैसा ले सकते हो, जैसे अब हमने इशू ऑफ शेयर कैपिटल में पढ़ा था कि इंस्टॉलमेंट में पैसा आ सकता है, वैसे डिबेंचर के केस में भी सेम आप इंस्टॉलमेंट में पैसा ले सकते हो। सेकेंड चीज इसने ये कही कि अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हो प्रीमियम पे या फिर डिस्काउंट पे, इफ यू आर इशूइंग द डिबेंचर ऑन द प्रीमियम और द डिस्काउंट, तो वो जो प्रीमियम और डिस्काउंट का अमाउंट है वो अलॉटमेंट के टाइम पे आप कॉल कर सकते हो और उसी टाइम पे आपको रिसीव करना है। ठीक है, चलो केस नंबर 1, इशू एट पार। अगर आप डिबेंचर पार पे इशू कर रहे हो तो क्या क्या जनरल एंट्रीज आएगी जो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला देख लो, व्हेन अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम, यानी अगर आपको पैसा लमसम में मिल गया, एक ही बार मिल गया, जहां पे इंस्टॉलमेंट का कोई भी पिक्चर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा। फर्स्ट थिंग, जब आपको पैसा मिलेगा तो आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर देना, यानी बैंक में पैसा आ जाएगा। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कर देना। ठीक है। सेकेंड, आप ट्रांसफर एंट्री करोगे, पैसा निकालोगे और डिबेंचर में डालोगे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा और टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड चीज, रिफंड या फिर रिजेक्ट। मान लो एक्सेस एप्लीकेशन आ गया तो उस केस में आपको रिफंड करना पड़ सकता है या फिर रिजेक्ट करना पड़ सकता है। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से पैसा जाएगा और वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है। अल्टरनेटिवली अगर आप चाहो तो कंबाइंड एंट्री मार सकते हो, यानी सेम एंट्री में कुछ पैसा डिबेंचर में चल जाएगा और कुछ पैसा रिफंड हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करोगे टू डिबेंचर अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट, यानी बैंक से पैसा चल जाएगा। अब देख लो, जब आप इंस्टॉलमेंट में पैसा रिसीव कर रहे हो, व्हेन अमाउंट रिसीवेबल इन इंस्टॉलमेंट, अगर मान लो आपको जो पैसा मिल रहा है इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसमें एप्लीकेशन होगा, अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, सेम लाइक दिस, इसके अंदर भी चीजें चलेगी। तो देख लो क्या होगा। फर्स्ट एंट्री, बैंक में पैसा आएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, सेम लाइक शेयर कैपिटल। फिर आप डिबेंचर एप्लीकेशन से पैसा निकालोगे डेबिट करके और उसको ट्रांसफर करोगे डिबेंचर अकाउंट में। ठीक है। फिर अलॉटमेंट के टाइम पे एंट्री क्या करोगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, पहले ड्यू क्रिएट करोगे। जैसे ही ड्यू की एंट्री क्रिएट हो गई,
आप लोग पैसा रिसिप्ट की एंट्री करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा, बैंक में पैसा आएगा, एंड डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, यानी उससे पैसा चले जाएगा, यानी इसमें पैसा इसको हम लोग नील कर देंगे। फिर रिलेवेंट कॉल, जो भी फर्स्ट कॉल होगा सेकंड कॉल होगा, आप इसी तरह भी ड्यू करते जाओगे और रिसिप्ट करते जाओगे। तो डिबेंचर रिलेवेंट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर रिलेवेंट कॉल अकाउंट का डेबिट करना है, यानी एक डेटर क्रिएट करना है और हमको डिबेंचर अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है। फिर बैंक में पैसा मिलेगा, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट करना टू डिबेंचर रिलेवेंट कॉल अकाउंट, और जो भी डिबेंचर रिलेवेंट कॉल अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देना, ठीक है, दैट्स इट। अब देख लो, when debenture allotted to any person, then any extra application money is adjusted towards allotment and relevant call. When debenture not allotted to any person, then any extra application money is refunded to that person, same as 3 of issued funds. मतलब ये लाइन क्या बोलना चाह रहा है, मान लो कि डिबेंचर एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया। अब जब बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन दिया तो उसके अंदर हमको कुछ लोग को तो रिजेक्ट करेंगे ना, लेकिन अगर मान लो जितने लोगों ने एप्लीकेशन दिया और उतने लोगों को हम लोग ने अलॉट कर दिया डिबेंचर, तो जो एक्सेस पैसा उन्होंने दिया था वो हम लोग अलॉटमेंट के टाइम पे और फर्स्ट कॉल के टाइम पे एडजस्ट कर देंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल ओवर सब्सक्रिप्शन आया और हम लोगों ने उनको डिबेंचर अलॉट नहीं किए, ओवर सब्सक्रिप्शन आया, उन लोगों को हम लोगों ने डिबेंचर अलॉट नहीं किया, तो उन लोगों का जो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा वो रिफंड कर देगा। एकदम सिंपल है, जिन लोगों को हम लोग ने डिबेंचर अलॉट किया उनका एक्सेस पैसा एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के लिए और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के लिए। जिन लोगों को हम लोग ने डिबेंचर अलॉट नहीं किया उनका पैसा हम क्या करेंगे, उनको रिफंड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस आपका आता है केस नंबर 2। अब आप ये वाला केस पढ़ने जा रहे हो जहां पे आप डिबेंचर इशू कर रहे हो प्रीमियम के ऊपर। तो देख लो यहाँ पे क्या होगा, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट एंट्री। तो प्रीमियम का अमाउंट कब रिकॉर्ड होता है, अलॉटमेंट एंट्री के टाइम पर। एंट्री क्या बनेगी, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी एंड ट्रांसफर एंट्री, सेम पार वाली जो एंट्री होगी वो सेम होगी। बट अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनेगी, जब आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यानी आप डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करोगे, डिबेंचर क्रेडिट करोगे, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा सेम। जब आपको पैसा मिल जाएगा, पैसा मिलने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आएगा, एंड डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिर एंट्रीज फॉर कॉल सेम होगा, जैसे पार एंट्री होती थी वैसी कॉल्स की एंट्री भी यहाँ पे सेम होगी। फिर हम लोग चलते हैं 6 वाला एंट्री, कंबाइंड एंट्री ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो जब डिबेंचर एप्लीकेशन में अगर पैसा आ रहा है और हमको उसका कंबाइंड एंट्री पुट करना है तो एंट्री क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो हम लोग क्या कर देंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे, जिनको हमने रिजेक्ट किया उनको बैंक से पैसा देंगे, जिनको हमने अलॉट किया उनको डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, और जिनका पैसा हम यूज करने वाले हैं एक्सेस एप्लीकेशन, जो भी एक्सेस पैसा आ रहा है वो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में। ठीक है, इन दिस केस जब भी ऐसा कुछ केस होता है कि आप एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर करते हो किसी और अकाउंट में, तो उस केस के अंदर आपको प्रिपेयर करना है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट का लेजर, ताकि आपको एक बैलेंसिंग फिगर मिले और इस बैलेंसिंग फिगर का यूज करके आप आगे की जर्नल एंट्रीज पास कर सको। चलो आगे देख लो, केस नंबर 3 देख लेते हैं। अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हो डिस्काउंट के ऊपर, किसके ऊपर इशू कर रहे हो, डिस्काउंट के ऊपर, यानी 100 रुपीज की फेस वैल्यू थी बट 100 रुपीज आपको नहीं मिलेगा, आप जब इशू करोगे तो आपको 100 से कम मिलेगा, यानी 80 पकड़ लो, 90 पकड़ लो, या फिर 95 रुपीज पकड़ लो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर कैन बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। डिबेंचर के ऊपर आप जो भी डिस्काउंट दे रहे हो वो कैपिटल प्रॉफिट के ऊपर भी और रेवेन्यू प्रॉफिट के ऊपर भी आप रिटर्न ऑफ कर सकते हो, यानी सेट ऑफ कर सकते हो। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज शोन अंडर नॉन करंट एसेट्स, अंदर अदर नॉन करंट एसेट्स। तो जो आपका डिस्काउंट का डिबेंचर होगा वो आप कहाँ पे दिखाओगे, नॉन करंट एसेट्स के अंदर, और इसके अंदर एक हेडिंग रहेगा अदर नॉन करंट एसेट्स, उसके अंदर। अब आगे देख लो, डिस्काउंट एंट्री क्या होगी, और जो भी आपको डिस्काउंट की एंट्री पास करनी है वो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट पास करनी है। तो जब अलॉटमेंट होगा उसी टाइम पे आपको डिस्काउंट की एंट्री पास करनी होगी। अब देखो एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो आपने पैसा ड्यू किया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, आपका तो लॉस है इसके लिए आप इसको डेबिट कर दोगे,
तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, जितने का फेस वैल्यू आप इशू कर रहे हो अमाउंट में क्या होगा, नंबर ऑफ डिबेंचर अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कि अलॉटमेंट में अमाउंट कितना ड्यू था उसमें आप माइनस कर दोगे डिस्काउंट का अमाउंट, जो भी डिस्काउंट का अमाउंट उसको माइनस कर देना। एंड डिस्काउंट वाले कॉलम में क्या लिखोगे, जो डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर उसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ये अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या आ रहा है वो। एंड द थर्ड थिंग इज डिबेंचर अकाउंट में नंबर ऑफ डिबेंचर अलॉटेड, जो भी आपने अलॉट किया टोटल ऑफ ऑल, यानी इन दोनों का टोटल करोगे तो भी वही आएगा, तो आपको वही कर देना। ठीक है, कंबाइंड एंट्री में देखो क्या आएगा, अगर मुझे कंबाइंड एंट्री पास करनी है तो मैं क्या करूंगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन कंबाइंड एंट्री किसके में पास कर रहा हूँ, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों की साथ में पास कर रहा हूँ। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट भी डेबिट करेंगे, एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी डेबिट करेंगे एंड टू डिबेंचर अकाउंट। अब ये वाली चीजें हम देखेंगे जब आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। ठीक है, चलो, तो आपका ये वाला प्रीमियम वाला एंट्री हो गया, कंबाइंड एंट्री, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, डिस्काउंट वाला भी हो गया, पास एंट्री एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ये भी डन, ये भी डन। अब ये वाला एक चीज देख लो कि कौन सा अकाउंट किसके मेन हेडिंग में जाता है और किसके सब हेडिंग में हमको लिखना है। मेन हेडिंग, अगर आप डिबेंचर में बोलो डिबेंचर मुझे बैलेंस शीट में कहाँ दिखाना है, तो जो डिबेंचर होगा वो डिबेंचर मुझे बैलेंस शीट में दिखाना होगा कहाँ पे, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर। तो जो भी मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी होगी उस नॉन करंट लाइबिलिटी में मुझे डिबेंचर दिखाना होगा, और नॉन करंट लाइबिलिटी में मैं कौन से हेड के अंदर दिखाऊंगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। अगर मैं बोलूँ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर तो वो कहाँ पे दिखेगा, नॉन करंट एसेट्स में, और नॉन करंट एसेट्स के सब कौन से सब हेडिंग में दिखेगा, अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, अदर नॉन करंट एसेट्स के सब हेडिंग में वो दिखेगा। अगर मैं बोलूँ कैश एंड बैंक बैलेंस कहाँ दिखेगा, तो कैश एंड बैंक बैलेंस आपका करंट एसेट्स में दिखता है, और वो जो सब हेडिंग होता है वो होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करके। आगे देख लो, अगर मैं बोलूँ डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, जो आने वाला है आगे कंसेप्ट आएगा डिबेंचर सस्पेंस का, वो देखेंगे। तो अगर मैं बोलूँ डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट कहाँ दिखता है, तो वो भी आपका नॉन करंट एसेट्स में दिखता है, और उसको हम लोग दिखाते हैं अदर नॉन करंट एसेट्स अंडर अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। फिर आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ दिखता है, करंट लाइबिलिटी में अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर। ठीक है, अब ओवर सब्सक्रिप्शन में मैंने वही बताया था, सेम कंसेप्ट, ओवर सब्सक्रिप्शन कभी भी हो रहा है, जिन लोगों को आपने डिबेंचर इशू किया उसका एक्सेस पैसा ट्रांसफर करोगे अलॉटमेंट के लिए और फर्स्ट एंड सेकंड कॉल के लिए, जिन लोगों को आपने डिबेंचर अलॉट नहीं किया उन लोगों का पैसा रिफंड कर देंगे। अब देख लो सेकंड चीज, सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का। जो फर्स्ट टॉपिक था कि हम लोग कैश के लिए डिबेंचर इशू कर सकते हैं एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, उसकी तीनों एंट्री मैंने आपको कवर करा दी। अब मैं आपको कवर कराने जा रहा हूँ इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अगर हमको बदले में कैश नहीं मिलेगा, इसके बदले में हम कुछ और ले रहे हैं डिबेंचर के बदले में, तो उसमें क्या आएगा, तो देख लो। फॉर एक्विजिशन ऑफ असेट्स, जब हम असेट को खरीद रहे हैं, अब इसके अंदर तीन केसेस आते हैं। ठीक है, पहला केस आएगा कि जितनी की उसकी वैल्यू है उतने की हम उसको डेट दे रहे हैं। दूसरा केस आएगा जितनी की वैल्यू उससे ज्यादा का उसको डिबेंचर इशू कर रहे हैं। तीसरा केस आएगा जितनी की उसकी वैल्यू उससे कम का डिबेंचर उसको इशू कर। तो देख लो, फर्स्ट केस, when value of debenture allotted is equal to agreed purchase price, यानी आपने जो उसको डिबेंचर दिया वो 100 रुपीज का दिया और जो परचेस प्राइस थी असेट की वो भी 100 रुपीज है। तो इस केस में कुछ नहीं, सिंपल एंट्री होगी, आप सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट करोगे इंडिविजुअल बेसिस पे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने दो मशीनरी ली और बिल्डिंग ली। आपने दो मशीनरी ली, मशीन 1 लिया, मशीन 2 लिया, दोनों का प्राइस 200 है और आपके डिबेंचर इशू किया आपने 400 के। तो आप एंट्री क्या मारोगे, आप एंट्री बोलोगे मशीन 1 अकाउंट डेबिट, मशीन 2 अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पे लिखोगे 200, यहाँ पे लिखोगे 200 और यहाँ पे लिखोगे 400। ऐसे करके सिंपल एंट्री करोगे और आपका एंट्री हो जाएगा डन। बट अनदर केस, तो आपको यहाँ पे जो भी असेट का एंट्री मारना है वो इंडिविजुअल बेसिस पे मारना है, इंडिविजुअली को कितना आ रहा है वो करना है। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 100 टू वेंडर अकाउंट। अब नेक्स्ट चीज देख लो, बी पार्ट, व्हेन वैल्यू ऑफ डिबेंचर अलॉटेड इज मोर देन एग्रीड परचेस प्राइस। तो आपने जो डिबेंचर अलॉट किया वो ज्यादा का किया और जो मशीन खरीद के ला रहे हो उसकी वैल्यू कम है। तो देखो, आप जो मशीन खरीद के ला रहे हो उसकी वैल्यू 100 रुपए है और आपने जो डिबेंचर इशू किया वो ज्यादा का किया, यानी 120 का किया, यानी ज्यादा पैसा दिया। और जब भी हम बिजनेस में किसी को ज्यादा पैसा देते हैं कोई चीज खरीदने के लिए
तो जितना पैसा हम लोग ने ज्यादा दिया है उसको हम लोग गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। इस पिक्चर में आपका गुडविल आ जाएगा। सन्ड्री एसेट अकाउंट आप डेबिट करोगे, जितने पैसे आपने बोले थे मशीन के लिए दूंगा, मशीन की जितनी वैल्यू थी वो, तो 100 रुपीज से वो डेबिट हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? गुडविल अकाउंट आप डेबिट कर दोगे, जो भी दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या होगा? जितने का आप वैल्यू ऑफ डिबेंचर दे रहे हो, यानी इस केस में 120 का दे रहे हो और एग्रीड परचेस प्राइस 100 रुपए थी, टू वेंडर अकाउंट, और आप एक वेंडर अकाउंट क्रिएट करो। अच्छा, यहाँ पे भी वेंडर अकाउंट है, सॉरी माय मिस्टेक। सन्ड्री एसेट इंडिविजुअली अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट करोगे पहली एंट्री, और सेकंड सेम एंट्री में भी यही आएगा, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। पहले वेंडर को लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, बाद में वेंडर को डिबेंचर देके सेटल करेंगे। थर्ड केस है आपका, जहां पे वैल्यू ऑफ डिबेंचर अलॉटेड इज लेस देन एग्रीड परचेस प्राइस। तो जो आपने उसको डिबेंचर अलॉट किया वो कम है, ठीक है, उसकी वैल्यू कम है, और जो मशीन आप लेके आ रहे हो उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो ये तो आपको फायदा हो गया। तो इस फायदे को हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में, और क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि गेन है मेरा। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 130 से आएगा, 130 उसकी वैल्यू है, टू कैपिटल रिजर्व, दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा, दैट इज एग्रीड परचेस प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, एंड टू वेंडर अकाउंट। वेंडर अकाउंट का मैंने लायबिलिटी क्रिएट किया जितना उसे मुझे डिबेंचर इशू करना था। अब कंक्लूजन देख लो, अगर मैं नटशेल में बोलूं, तो अगर आप वैल्यू ऑफ डिबेंचर माइनस एग्रीड परचेस प्राइस करोगे और अगर उसका डिफरेंस नील आ रहा है तो उसको करना है इग्नोर। अगर उसका आंसर पॉजिटिव आया मतलब आपको गुडविल क्रिएट होगा, और अगर उसका आंसर नेगेटिव आया तो कैपिटल जो। बट इस चीज को आप एग्जाम में लॉजिकली अप्लाई करना कि मैं कितने का मशीन ले रहा हूँ, कितने के वैल्यू के मशीन हम लोग ले रहे हैं, और कितना हम लोग डिबेंचर इशू कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंगली आप लोग एंट्री क्रिएट कीजिए। अब देख लो, जब आप अलॉट करोगे डिबेंचर को, अगर आप एट पार पे करोगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट कर देना, उसको हटा देना, तो डिबेंचर इशू कर देना। अगर आप प्रीमियम पे करोगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट होगा, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। C1 पॉइंट ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, अगर आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, मतलब वेंडर को सेटल करने के लिए आपने डिस्काउंट पे इशू किया, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो इसी के साथ कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश होता है खलास। अब आगे देख लो, ये लास्ट वाला चीज जो आपका कोलैटरल सिक्योरिटी होता है। अब कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है, पहले वो कंसेप्ट समझो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये किस कंसेप्ट में आता है? ये आपका आता है, सपोज करो कि आप एक बैंक में जाते हो। कहाँ जाते हो? बैंक में। और आप बैंक में जा रहे हो लोन लेने, ठीक है, बैंक से आपने लोन लिया, दैट इज 50 लाख रुपीज का। बैंक से लोन आपने कितना लिया? बैंक से लोन लिया आपने 50 लाख रुपीज का। अब ये बैंक वाला बोलता है 50 लाख रुपीज का आप जो लोन ले रहे हो उसके बदले में कुछ गारंटी क्या दे रहे हो? तो आपने बोला ठीक है, एक काम करो, मेरे कंपनी का मशीनरी है, आप बोल रहे हो उसको कि कंपनी की मशीनरी है जिसकी वैल्यू समवेयर अराउंड 1 करोड़ रुपीज है। इफ इन केस मैं बैंक का लोन रीपे नहीं कर पाऊं, तो आप सामने वाले बैंक को बोल रहे हो अगर बैंक का लोन रीपे नहीं हो पाए तो आप मशीनरी ले लेना और मशीनरी को बेच देना और उसके बदले में आप पैसा ले लेना। तो ये जो मशीनरी होगी ना, इस मशीनरी को हम लोग बोलेंगे सिक्योर्ड एसेट्स। क्या बोलेंगे? सिक्योर्ड एसेट्स। ये जो मशीनरी है, ये मशीनरी बैंक लोन के अगेंस्ट में सिक्योर्ड है। तो अगर मशीनरी बिकेगी तो सबसे पहले बैंक का लोन उसको पैसा पे करेंगे और बचा हुआ पैसा ही बटेगा लोगों में। अब बैंक वाला बोल रहा है, सपोज करो जो आपकी मशीनरी आज 1 करोड़ की दिख रही है, अगर इन फ्यूचर ये 1 करोड़ की ना रही तो तब तो हम कैसे ये पैसा निकालेंगे? देखो, अगर बैंक का लोन कंपनी नॉर्मली पे कर देती है ना, तो ये वाले प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। बट बैंक बोल रही है कि अगर ये लोन आप नहीं पे कर पाए तो हम तो सबसे पहले जाएंगे मशीन के पास, और मान लो मशीन बेच के भी अगर 50 लाख वसूल नहीं हो रहे फिर क्या करें हम? तो आप बोलते हो ठीक है, उस केस में आप एक काम करना, मैं आपको मेरे कंपनी के डिबेंचर इशू कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मेरे कंपनी के डिबेंचर इशू कर लेता हूँ। तो आपके पास मेरे कंपनी के डिबेंचर रहेंगे, तो आप दो चीज कर सकते हो, ये डिबेंचर मेरे पास आना लेके और हमसे पैसा ले लेना, यानी हमसे क्या कर लेना, आप मनी कलेक्ट कर लेना डिबेंचर के बदले, या फिर आप इसे मार्केट में बेच देना। तो आपको दोनों जगह से पैसा मिल जाएगा और आपका जो बैंक का लोन का जो भी था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये वाला, ये एडिशनली आप एक एक्स्ट्रा और सिक्योरिटी दे रहे हो जो ऑलरेडी आपने दिया हुआ है उसके बदले, और आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, तो इस चीज को बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं हम लोग? कोलैटरल सिक्योरिटी। तो ये कंसेप्ट वहां पे निकल के आता है। ठीक है, समझा ये चीज? चलो आगे बढ़ते हैं।
आप डायरेक्टली भी चाहिए तो डिबेंचर दे सकते हो, सब मशीनरी देने की कोई जरूरत नहीं है, बट ये वाला कंसेप्ट जैसा मैंने अभी तक समझाया वैसा ही चलेगा कि आपने ऑलरेडी एक एसेट उसको दिया हुआ है गिरवी, बट वो फिर भी नहीं मान रहा तो आप उसको एक डिबेंचर और इशू कर देते हैं। अब देख लो इसके अंदर दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो दो है। एक बोलता है डिबेंचर इशूड एट कोलैटरल सिक्योरिटी, जो भी डिबेंचर इशू है कोलैटरल सिक्योरिटी है, यानी ऑलरेडी एक मशीन गिरवी रखी गई है और आप दूसरा दे रहे हो तो ये कोलैटरल सिक्योरिटी है। और इसके लिए इसके अंदर दो वेज होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में दो तरीके होते हैं। पहला मेथड ये होता है कि आप कोई अकाउंटिंग एंट्री मत मारो, नो अकाउंटिंग एंट्री इज रिक्वायर्ड टू शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ सच डिबेंचर बिकॉज देयर इज नो इमीडिएट लायबिलिटी क्रिएटेड बाय द कंपनी। तो इसके अंदर बोल रहा है कोई भी बुक्स में एंट्री मत मारो क्योंकि इमीडिएटली तो लायबिलिटी क्रिएट हो ही नहीं रही है। बैंक का लोन लिया होगा 5 साल बाद 10 साल बाद जब आएगा तब देखेंगे। बट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच डिबेंचर, the existence of such debenture issued at collateral security has to be mentioned by way of note on a balance sheet under a specific loan account। लेकिन क्या करना, जब आप वो बैंक लोन लिखोगे ना अपने लायबिलिटी साइड में तो उसके अंदर एक ब्रैकेट बनाना और ब्रैकेट बना के लिख देना कि हम लोग ने यहाँ पे एक डिबेंचर इशू किया है इसके कोलैटरल के लिए, वो इन्फॉर्मेशन आप शो कर देना। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल आपको दिखाना है तो मैं दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो ऐसा दिखता है शॉर्ट टर्म बैंक बोरोविंग और इसमें ऐसा लिखा रहेगा कि सिक्योर्ड बाय वे ऑफ इशू 912% डिबेंचर ऑफ 100 एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ऐसे करके इंफॉर्मेशन वहां पे दी होगी आपके बैलेंस शीट के अंदर। तो आप ये फर्स्ट मेथड ये अडॉप्ट कर लो। या फिर सेकंड मेथड ये कहता है एक काम करो, सेकंड मेथड के हिसाब से अगर आपको कोलैटरल की एंट्री बुक में दिखानी है ना, ठीक है, तो आप एक काम कर देना, अगर आपको बुक में एंट्री दिखानी ही है ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो जब आप डिबेंचर इशू करो तो आप ये वाली एंट्री कर देना, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट बना देना, एक डेबिट एंट्री क्रिएट करना एंड एक क्रेडिट एंट्री क्रिएट करना कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, कि मैंने डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट किया और वो डिबेंचर इशू किया। ये एंट्री बता देना नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशू से। और जिस दिन नोट, यहाँ पे आपको एक बात नोट रखना है, इस वाले डिबेंचर्स पे जो डिबेंचर्स आप एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करते हो उसमें आपको इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी जो बैंक लोन है उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, ये तो जस्ट आप एज अ सिक्योरिटी दे रहे हो। तो इस वाले चीजों पे आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है क्या, नहीं करना। दूसरी चीज, ऑन रीपेमेंट ऑन लोन एंड रिलीज ऑफ डिबेंचर, तो जिस दिन आपने लोन रीपे कर दिया जो मेन लोन था वो, तो उस दिन आप डिबेंचर को रिलीज करना कुछ नहीं, ये जो एंट्री है इसी को घुमा देना, उल्टा कर देना। तो डिबेंचर अकाउंट को डेबिट कर देना एंड डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देना, दैट्स इट। एंड द नेट इफेक्ट ऑफ द अबाउट टू एंट्रीज इज नील, अगर आप दोनों की एंट्री का नेट इफेक्ट देखोगे तो नील होता है, इसलिए डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट और डिबेंचर अकाउंट आर कैंसल्ड ऑन रीपेमेंट ऑफ द लोन। जैसे आप लोन का रीपे करोगे ये अकाउंट हो जाते हैं कैंसल। ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझी? एनी डाउट स्टिल हियर? नहीं ना, चलो बहुत बढ़िया। पानी पी लो, मैं भी पी के आता हूँ, आप भी पी लो। पी लिया पानी वानी, सब पिया कि नहीं? पानी वानी पीते रहने का, हाँ, पानी पीना मत छोड़ो, जल ही जीवन है। चलो देखो, अकाउंटिंग एंट्री ऑफ इंटरेस्ट। अब मैं आपको इंटरेस्ट की अकाउंटिंग एंट्री बताने जा रहा हूँ। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है और जिसके अंदर ऐसा अगर ये लिख देता है कि टीडीएस इज 10%, मतलब समझ जाना आपको टीडीएस की एंट्री भी उस इंटरेस्ट की एंट्री में करनी होगी। एंड जो डिबेंचर का नाम होता है ना 10% डिबेंचर, कभी आप एग्जाम में क्वेश्चन देखना तो आपको दिखेगा 10% डिबेंचर। सब कुछ क्लियर है? ऑडियो वीडियो यस एवरीथिंग इज क्लियर। अब ध्यान देना यार, एक मिनट, ओके एक मिनट रुकना। ठीक है, वो थोड़ा स्क्रीन का इशू हो गया था। देखो, अब जो 10% डिबेंचर लिखा होता है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट 10% डिबेंचर, वो समझो। ये जो 10% लिखा रहता है ये 10% नहीं है, इट इज नथिंग बट योर इंटरेस्ट रेट। ये क्या है? मेरा इंटरेस्ट रेट। जो भी डिबेंचर होल्डर होते हैं, जब हम उन्हें डिबेंचर इशू करते हैं उसके बदले में उन्हें कुछ तो इनकम चाहिए होगी ना, तो जो इनकम होता है वो उनका इंटरेस्ट होता है, और जो इंटरेस्ट की रेट होती है वो हम इस पे कैलकुलेट करते हैं। 10% के रेट से डिबेंचर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल मैंने 10% डिबेंचर इशू किया
और उसका अमाउंट कितना है 5 लाख रुपीज। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बनेगा, अगर मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे बनाना है तो बोलूंगा इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा 5 लाख रुपीज के ऊपर 10%, इसका अमाउंट आएगा 50,000। अब मुझे पता चला ये जो 50,000 है ये मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है, यानी मेरा इंटरेस्ट का खर्चा है कंपनी के लिए, उसके ऊपर 10% का टीडीएस है, यानी क्या होगा इसके मैं दो हिस्से करूंगा, एक करूंगा 90% और दूसरा करूंगा 10% का। तो ये जो 90% आया ना, ये 90% मेरा चल जाएगा डिबेंचर होल्डर्स को, उनको मैं पैसे दे दूंगा, और जो बचा हुआ 10% है ना वो मैं टीडीएस के नाम पे कट कर लूंगा और वो मैं गवर्नमेंट को जमा कर दूंगा, ठीक है। तो इसकी कंबाइंड एंट्री अगर मुझे बनानी है तो एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर जब मेरा ड्यू हो रहा है, ड्यू का मतलब होता है जिस दिन डिबेंचर मैंने कैलकुलेट करना है, यानी ऑन दैट डे आई वांट टू कैलकुलेट द डिबेंचर। जब डिबेंचर ड्यू की एंट्री मारनी है तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा, यानी एक खर्चा है डिबेंचर आपका, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट आपका खर्चा है, इसके लिए डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा टू इनकम टैक्स पेबल और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये आपने एक लायबिलिटी क्रिएट करी और डिबेंचर होल्डर को भी आपने लायबिलिटी क्रिएट किया, क्रेडिट कर दिया। फिर जब आप पेमेंट करोगे डिबेंचर होल्डर्स को, व्हेन यू पेमेंट टू द डिबेंचर होल्डर्स, एक मिनट रुक जाओ देख लेने दो यहाँ पे एंट्रीज है क्या, डिबेंचर इंटरेस्ट, यस। चलो, जब आप डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करोगे तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कर देना और बैंक अकाउंट क्रेडिट, यानी उनको पैसा दे देंगे। फिर जब बैंक टीडीएस और इनकम टैक्स का पेमेंट करोगे तो टीडीएस और इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। एंड जो भी आपका डिबेंचर इंटरेस्ट था, ये मेरा खर्चा है तो इसको मैं पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, समझ गया यहाँ तक चीजें, चलो बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं दो नए कंसेप्ट की तरफ, यानी नया नहीं है, बेसिक ही है। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, और दूसरा आपका होगा इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। चलो, अब यहाँ पे ये जो ड्यू वर्ड लिखा है ना, ड्यू मतलब उस दिन उस इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। जैसे एग्जांपल देख लो, अगर आपका क्वेश्चन बोलता है इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू वाला, सर कैसे समझेगा ये इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू है और ये इंटरेस्ट अक्रूड एंड नॉट ड्यू, ये पूरा क्वेश्चन समझ लो, ये एग्जांपल समझ लो, आपको समझ जाएगा। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू का, तो आप उसको नाम देते हो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। जैसे एग्जांपल देख लो, सपोज करना है एक कंपनी पे कर रही है इंटरेस्ट 30 सितंबर को और 31 मार्च को, और अमाउंट है 10,000, 10% का इंटरेस्ट इशू के टाइम पे दिया था। तो यहाँ पे अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं तो 1 अप्रैल से लेके 31 सितंबर तक का 6 महीने का एक टाइम हो गया, एंड 1 अक्टूबर 2001 से लेके 31 मार्च 2002 का अकाउंटिंग पीरियड एंड हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मैंने इंटरेस्ट अक्रूड, अक्रूड का मतलब होता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, तो मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया एंड 30 सितंबर 2001 को उसकी पेमेंट थी, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है ना 30 सितंबर एक पेमेंट डेट है और एक 31 मार्च पेमेंट डेट है, तो 30 सितंबर उसकी पेमेंट डेट थी, यानी उस दिन वो ड्यू भी हो रहा था। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इंटरेस्ट है वो तो पे कर दिया, तो उस टर्म को क्या बोलूंगा मैं, यहाँ से तक यहाँ तक का इंटरेस्ट अक्रूड भी हो गया एंड पेड भी हो गया। बट यहां से लेके यहाँ तक का जो इंटरेस्ट है, क्या मैं 31 मार्च को पेमेंट मेरा ड्यू हो रहा है, ठीक है, कि मुझे 31 मार्च को पेमेंट करना है, बट ऐसा जरूरी है क्या कि हर चीज 31 मार्च को पेमेंट हो जाता है। आप रियल लाइफ में देखो, आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, आपको पेमेंट करना है, ठीक है, 31 मार्च को, जब भी लिख के आता ना कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन 30 सितंबर 31 मार्च, यानी वो हाफ ईयरली इंटरेस्ट अक्रूड कर रही है, कैलकुलेट कर रही है और पे करेगी। बट ऐसा जरूरी नहीं कि 31 मार्च को अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है तो वो उसी दिन पे कर दे, तो वो पैसा कब जाता है, फ्यूचर में जाता है, और फ्यूचर में जाने वाली चीज को क्या बोलते हैं अपन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोल देते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट तो होगा, लेकिन उसको हम कहाँ दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में दिखाएंगे, क्योंकि 31 मार्च 2002 को वो जो इंटरेस्ट है वो पे नहीं हो रहा। जैसे एग्जांपल देख लो, ऑन 31 मार्च कंपनी विल नॉट पेड दिस इंटरेस्ट, 31 मार्च कंपनी इस इंटरेस्ट को पे नहीं करेगी, इट इज ट्रीटेड एज आउटस्टैंडिंग। 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 31 मार्च 2002 को जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा दैट इज 10,000, 10% 6/12, यानी 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हम लोग ने, वो अमाउंट आएगी आपकी 500 रुपीज, और इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रीटेड एज आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। अब सेकंड कंसेप्ट देख लो, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। तो इंटरेस्ट अक्रूड हो रहा है एंड ड्यू, तो अच्छा इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू की जर्नल एंट्री क्या बनेगी, आप डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर दोगे, यानी जो भी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट है उसको आप खर्चा बुक करोगे एंड उसको आप ट्रांसफर कर दोगे आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट में क्या आएगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, तो जो भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड हो रहा है ड्यू हो रहा है वो आ जाएगा। अब नोट देख लो,
जो भी आपका आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट है वो एक लाइबिलिटी साइड में जाएगा, करंट लाइबिलिटी में अंडर अदर करंट लाइबिलिटी। ठीक है। अब सेकंड कंसेप्ट होता है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू का। इंटरेस्ट अक्रूड भी हो गया लेकिन ड्यू नहीं हुआ। ड्यू नहीं हुआ मतलब उस दिन उसकी पेमेंट नहीं होनी है, यानी उस दिन तक वो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देख लो, सपोज करना है एक कंपनी है जो पे कर रही है इंटरेस्ट 30 जून को और 31 दिसंबर को। ठीक है। आगे अमाउंट है 20,000, 20% डिबेंचर इशू हुआ और हियर इंटरेस्ट। अब आप देखना ये टाइम लाइन 1 अप्रैल 2001 से लेके जो 30 जून तक का टाइम है, यानी 3 महीने का टाइम, वहां पे इंटरेस्ट अक्रूड भी हो गया होगा, पे भी हो गया होगा। 1 जुलाई 2001 से लेके 30 दिसंबर 2001 तक का भी इंटरेस्ट अक्रूड हो गया होगा और पे होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट पेमेंट की डेट है वो क्या है, 30 जून एंड 31 दिसंबर। बट अगर मैं 31 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक जाऊं, क्या बताओ इस दिन को कोई इंटरेस्ट पे करने की ड्यू डेट है क्या? देखो नहीं है ना, तो उस दिन इंटरेस्ट ड्यू हुआ है क्या? नहीं हुआ। लेकिन मुझे मेरे बुक्स को, जो मेरा अकाउंटिंग बुक बनता है वो अक्रूवल सिस्टम पे बनता है, तो उसको दिखाना तो पड़ेगा ना। तो मैं क्या करूंगा, ये 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा और उसको क्या नाम दे दूंगा, इंटरेस्ट अक्रूड। तो ये वाले चीजों को, इतना जो इंटरेस्ट बनेगा उसको मैं इंटरेस्ट अक्रूड में डाल दूंगा, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं होगा। तो देख लो, ऑन 31 मार्च 2002 द कंपनी विल अक्रूड इंटरेस्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2002 से लेके 31 मार्च 2002 एंड ट्रीटेड एज अक्रूड इंटरेस्ट। और उस दिन वो क्या बन जाएगा, मेरा अक्रूड इंटरेस्ट बन जाएगा। आगे देखो, इंटरेस्ट का खर्चा क्या निकालेगा, 20,000, 20%, 3 महीने के लिए इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना आएगा, 1000। और इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री अगर मैं बोलूँ तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, यानी वही खर्चा बुक करेंगे टू अक्रूड डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, और अमाउंट में आएगा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड एंड नॉट ड्यू। तो कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड हो रहा है और वो ड्यू नहीं है, ये चीजें लिखी। और नोट इसमें भी सेम, जो भी आपका अक्रूड डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट होगा वो लाइबिलिटी साइड में दिखेगा, करंट लाइबिलिटी में अंडर अदर करंट लाइबिलिटी। आई होप आपको ये इंटरेस्ट अक्रूड एंड नॉट ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू का कंसेप्ट समझ में आया। चलो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, ये क्या होता है? जिस दिन आप डिबेंचर इशू करते हो ना, उसी दिन आप डिसाइड कर लेते हो कि इसको मैं रिडीम किस पे करूंगा, एट पार पे रिडीम करूंगा या एट प्रीमियम पे रिडीम करूंगा। और अंदर डे 1 आप जो प्रीमियम पे करने वाले हो, आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद जो भी उसका टेन्योर होगा, उसकी रिकॉर्डिंग आप आज ही कर लेते हो। क्योंकि देखो, अगर आपको 100 रुपए पे करने हैं और आप सामने वाले को 110 पे कर रहे हो, तो आपके लिए तो लॉस है ना। तो आप डे 1 पे उस लॉस को क्या कर लेते हो, बुक कर लेते हो। तो आइए इसकी एंट्री कैसी होती है और इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको कैसे डील करना, वो मैं इसकी एक टेक्निक भी यहाँ पे बता दूंगा और ये रिवाइज भी करा दूंगा। तो आइए देखते हैं। देखो, usually company when issue debenture the term on which debenture will be redeemed on their maturity will be mentioned। तो मेच्योरिटी पे किसमें मेच्योर होगा वो बता देते हैं, एट पार पे होगा, एट प्रीमियम पे होगा। सर डिस्काउंट पे हो सकता है क्या? डिस्काउंट पे नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले से आपने 100 रुपए लिया और आप बोल रहे हो मैं आपको 90 रुपए दूंगा, बोलेगा भाई नहीं चाहिए, रखो अपना डिबेंचर अपने पास। अब देखो, डिबेंचर में भी रिडीम आइदर एट पार और एट अ प्रीमियम। अब 6 सिचुएशन निकल के आती है। कितने निकल के आते हैं? 6 सिचुएशन। पहला सिचुएशन ये है कि आपने इनिशियली पार पे इशू किया था और आप रिडीम भी पार पे कर रहे हो या फिर रिडीम एट प्रीमियम पे कर रहे हो। आपने इनिशियली डिस्काउंट पे इशू किया है और रिडीम कर रहे हो पार पे, रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पे। आपने इनिशियली प्रीमियम पे इशू किया था और आप रिडीम पार पे कर रहे हो या फिर रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पे। ठीक है, तो 6 सिचुएशन बनता है। पहला जो हम लोग सिचुएशन देखेंगे सारा वाला, कि हम सब पार पार पे इशू कर रहे हैं, पार पे इशू कर रहे हैं। ठीक है, पहला सिचुएशन हम क्या देखेंगे, इशूड एट पार, रिडीम एट पार। फिर इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। यानी पहला सिचुएशन हम वो देखेंगे जहां पे हर जगह तीनों केसेस में, यानी ये वाला जो केस है रिडीम एट पार, रिडीम एट पार, रिडीम एट पार, वो वाला सिचुएशन पहले हम लोग देखेंगे। तो देख लो, फर्स्ट, when issued at different modes, when issued at different modes and redeem at par। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, आप इशू कर रहे हो पार पे और रिडीम भी कर रहे हो पार पे। क्या बोल रहा हूं मैं, आप इशू कर रहे हो पार पे और रिडीम भी कर रहे हो पार पे, तो ठीक है ना। एग्जांपल ले लो, आपने 100 रुपीज पे इशू किया और आप बोल रहे हो मैं 100 रुपीज पे उसको रिडीम भी करूंगा, तो ठीक है। तो एंट्री कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। तो क्या यहाँ पे कोई आपका लॉस हो रहा है? देखो, अगर आप पार पे रिडीम कर रहे हो तो कुछ आपका लॉस हो रहा है क्या? खुद सोचो। 100 रुपए लिए थे, 100 रुपए देना है। 110 रुपए लिए थे, 100 रुपए देना है। 90 रुपए लिए थे, 100 रुपए देना है। तो जब एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन आपका लॉस हो रहा है क्या? नहीं, आपको 100 रुपए जो फेस वैल्यू है आपको उतना ही देना, तो आपका लॉस नहीं हो रहा है।
इसके लिए हम यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं करते, तो एकदम सिंपल एंट्री करेंगे नॉर्मल वाली। बैंक में पैसा आएगा, डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट कितना आएगा, यहाँ पे 100 रुपए और यहाँ पे भी 100 रुपए। ठीक है, समझा ये चीज। डन। सेकेंड चीज देख लो, आपने इशूड किया डिस्काउंट पे, रिडीम किया पार पे, तो जब जब रिडीम एट पार आ रहा है नॉर्मल वाली एंट्री ही पास करनी है। बैंक में जैसे एग्जांपल ले लो, 100 रुपीज का शेयर था, ठीक है, आपने डिस्काउंट पे इशू किया यानी 98 पे इशू किया, और ये रिडीम होगा 100 पर, वो छोड़ देना। जब जब पार पे रिडीम होगा हमें टेंशन नहीं लेना। तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे एंड टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अमाउंट में क्या लिखेंगे, बैंक में पैसा आएगा 98, डिस्काउंट देंगे 2 का और डिबेंचर 100 रुपीज का इशू। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाली एंट्री, अगर आप इशू कर रहे हो प्रीमियम पे और रिडीम कर रहे हो पार पे, यानी 100 रुपए की चीज थी, आपने 110 पे इशू करा और आप रिडीम करते टाइम 100 रुपया देने वाले, ठीक है, 100 रुपया देने वाले तो कोई तकलीफ नहीं है। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक में पैसा आएगा, डिवेंचर अकाउंट जाएगा एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रिएट होगा। यानी बैंक में 110 आएगा, डिवेंचर 100 रुपए का जाएगा और 10 रुपए आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, अब वो केस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, व्हेनेवर डिबेंचर रिडीम एट प्रीमियम, जब आपका डिबेंचर ना प्रीमियम पे रिडीम होगा। किस पे रिडीम होगा, प्रीमियम पे। तो जब डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम होगा, यानी 100 रुपए की वैल्यू के बदले आप लोग ज्यादा पैसा दे रहे हो, एज ए कंपनी ज्यादा पैसा देना रहा है, तो वो लॉस होता है कंपनी के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग जो होता है वो कंजर्वेटिज्म फॉलो करता है। वो क्या बोलता है, जो लॉस है पहले बुक कर लो, प्रॉफिट जब होगा तब बुक करेंगे। तो एक तरह से ये जो लॉस है ना, इसको हम लोग आज ही बुक कर लेते हैं। और लॉस बुक करने की एंट्री क्या होगी, अगर मैं बोलूँ तो हियर फॉर कंजर्वेटिव पर्पस वी मेड एंट्री एट डे 1, तो उसकी एंट्री होती है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या होगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कि हम लोग प्रीमियम दे रहे हैं, ये भी मेरा लॉस है, ठीक है, हम लोग एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट करके, और हमको लॉस हो रहा है इशू ऑफ डिबेंचर कैलकुलेशन, और यहाँ पे अमाउंट आएगा प्रीमियम का अमाउंट, रिडेम्पशन अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन डिबेंचर ऑन रिडेम्पशन। जब आप डिबेंचर को रिडीम कर रहे हो उस टाइम पे जो आप प्रीमियम का अमाउंट पे कर रहे हो वो वाला अमाउंट यहाँ पे लिख लो। अब देख लो, अब एंट्री देखते हैं। आपने पार पे इशू किया, रिडीम किया प्रीमियम पे, ठीक है। तो फॉर अ व्हाइल आप क्या करो पता है, फॉर अ व्हाइल आप ये वाली एंट्री मत देखो, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री मत देखो। अब आप नॉर्मली एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये आपको डे 1 वाली एंट्री मारनी है। अगर मैं एग्जांपल लूं, 100 रुपीज की चीज थी, 100 रुपीज का था, 100 रुपीज पे इशू हुआ, ठीक है, ये फेस वैल्यू, ये इशू प्राइस, और मैं यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू लिखता हूँ, और आप रिडीम कर रहे हो 110 रुपए का, ठीक है। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इसकी एंट्री पास करो, सिर्फ इसकी एंट्री, चलो करते हैं इसकी एंट्री। तो बैंक में पैसा आएगा 100 रुपए, ठीक है, बैंक में पैसा आएगा 100 रुपए, और मैंने डिबेंचर इशू किया 100 रुपए का, तो ये आपकी डे 1 वाली नॉर्मल एंट्री हो गई। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे प्रीमियम कितना पे किया आपने, प्रीमियम कितना पे किया, तो यहाँ पे जो प्रीमियम पे किया वो कितना पे किया, 10 रुपीज का। तो ये 10 रुपीज की प्रीमियम वाली एंट्री, ये वाली एंट्री पास करोगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। और ये सेम चीज को आप क्या करो, इस वाली एंट्री में क्लब करो। देखो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो गया एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यहाँ पे ये वाली चीज भी आ गई। तो आपको एग्जाम में ऐसे एंट्री करनी है। और यहाँ पे अमाउंट में आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे 10 रुपीज और यहाँ पे लिख दोगे 10 रुपीज, और ये लाइन हटा दोगे। तो इस हिसाब से आपका कंबाइंड एंट्री दोनों एक में होगा। एग्जाम में क्या करना, सबसे पहले नॉर्मल एंट्री पास करना, फिर ये एक एक लाइन छोड़ देना दोनों के लिए, ऊपर एक डेबिट में लाइन छोड़ देना, एक क्रेडिट में लाइन छोड़ देना, फिर बाद में ये वाली एंट्री पास करना। तो इससे ना आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, समझा। चलो आगे बढ़ते हैं। देख लो, ये वाली एंट्रीज आती है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब टाइप ऑफ 5। इशू कर रहे हो प्रीमियम पे, ठीक है, और रिडीम भी आपका प्रीमियम पे हो रहा है, यानी फेस वैल्यू 100 रुपए थी, आपने जो इशू किया वो 110 पे किया, एंड समझ लेते हो जो रिडीमेबल हो रही है वो 105 पे रिडीम हो रही है, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, नॉर्मली एंट्री। अगर मैं बोलूँ ये दोनों को मैं हटा देता हूँ, इन दोनों को मैं हटा देता हूँ, तो बिना हटाए अगर मैं एंट्री बनाऊं, बैंक में पैसा आएगा, डिबेंचर इशू करूंगा, डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बैंक में पैसा आएगा 110 रुपए, डिबेंचर 100 रुपए का गया, और सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 रुपए का, 5 रुपए नहीं 10 रुपए आएगा यहाँ, क्योंकि इशू प्राइस 110, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कंबाइंड एंट्री वाली, ये प्रीमियम की एंट्री पास करो। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर,
और इस चीज को मैं क्या करूंगा, हटाऊंगा, और अमाउंट में क्या लिखूंगा, यहाँ पे कितने पे रिडीम हो रही है, 105, यानी मेरा 5 रुपए क्या है, प्रीमियम का अमाउंट है। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 5 और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 5। इस हिसाब से आपका ये वाला एंट्री भी बन गया। ठीक है, समझा आपको, बहुत बढ़िया। ये मैं टेक्निक बता रहा हूँ, यही टेक्निक से ये प्रीमियम पे रिडीम होने वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब लास्ट वाली एंट्री देख लो, जहां पे हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे और रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम। तो यहाँ पे आप दो टाइप की एंट्री पास कर सकते हो। एक नॉर्मली, जैसे मैं दोनों केसेस करके बता देता हूँ। फेस वैल्यू 100 रुपया है, इशू प्राइस आपने 95 में इशू किया क्योंकि आपने डिस्काउंट पे इशू किया, और जब आप रिडीम करने जा रहे हो तो आपकी रिडीमेबल वैल्यू 110 रुपया है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझा। अब देखो, अगर मैं बोलूँ मैं ये वाली एंट्री हटा देता हूँ, अगर मैं ये वाली एंट्री हटा रहा हूँ तो नॉर्मली मेरी एंट्री यही बनती थी, बैंक में पैसा आएगा, डिस्काउंट में डेबिट करूंगा और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट करूंगा। बैंक में कैसा पैसा कितना आएगा, 95, डिस्काउंट 5 रुपए का है और 100 रुपया मेरा, 100 रुपीज मेरा ये हो जाएगा। अब मैं रिडीम वाली एंट्री पास करता हूँ, रिडीम वाली, तो रिडीमशन मेरा अमाउंट कितना आएगा, प्रीमियम 100 रुपया फेस वैल्यू था, 110 में रिडीम कर रहा हूँ, यानी 10 रुपीज मेरा क्या आ जाएगा, प्रीमियम का अमाउंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 रुपीज, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा 10 रुपीज। एक तो एंट्री हो गई, आप ऐसे मान लो। दूसरी एंट्री क्या हो गई, देखो ये भी आपका डिस्काउंट और इशू लॉस है और ये भी लॉस है, तो ये 5 और 10 है ना, इसको दोनों को क्लब कर दो और क्लब करके आप एक साथ एंट्री पास कर लो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर करके। तो यहाँ पे जब मैं अमाउंट लिखूंगा तो 95 मिला, 15 का लॉस, 100 रुपया गया और 10 रुपए का प्रीमियम हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हो इन केस ऑफ डिस्काउंट। तो एग्जाम में जब डिस्काउंट का क्वेश्चन आए तो दोनों एंट्री पास कर देना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आपका यहाँ तक का लैग खत्म हो गया, सेकंड लैग था, सेकंड लैग भी खत्म हो गया। अब देखते हैं आगे, चलो। हाँ जी, हाँ, ये एक चीज देख लेते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो जो भी आपका डिस्काउंट आप दे रहे हो, ठीक है, अब आप डिस्काउंट दे रहे हो ना, या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो आपको हो रहा है, देखो ये वाला लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसका आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करोगे। तो जो अकाउंटिंग होती है वो कहते हैं कि इसको आप ना जितने साल के लिए आपने डिबेंचर इशू किया ना उतने में आप बांट दो, और ईच एंड एवरी ईयर आप क्या करो, पीएनएल में लेके जाओ और इसको कम कम करते रहो, और एट द ईयर एंड में आके जब इसका डिबेंचर खत्म हो जाए उस दिन इसका अमाउंट हो जाना चाहिए 0। जैसे एग्जांपल बोलूं तो आपने डिस्काउंट दे दिया 10,000 का, और आपने जो डिबेंचर इशू किया वो 5 इयर्स के लिए किया, तो बोल रहा है हर साल इसका अमाउंट लेके जाओ। तो 10,000 5 साल के लिए यूज करना है, यानी 2,000 में क्या करूंगा, ईच एंड एवरी ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाऊंगा और इसको राइट ऑफ करते रहूंगा, और 5 साल के बाद ये अमाउंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट ये वाले कैलकुलेशन के दो तरीके होते हैं, तो दोनों तरीके आपको जानने हैं, देख लो दोनों तरीके क्या बोलना चाह रहा है। फॉर एडजस्टमेंट पर्पस टू मेथड जनरली अडॉप्टेड, कौन कौन सा मेथड होता है, एक होता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कि आप हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट लेके जाओ, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। कौन सा मेथड होता है, फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। तो पहले फिक्स्ड वाला देख लो फिर फ्लक्चुएटिंग देखना। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या कहना चाह रहा है, व्हेन डिबेंचर रिडीम आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड, अगर डिबेंचर एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद रिडीम हो रहा है तो जो भी टोटल अमाउंट है आप रिटर्न ऑफ करो इक्वल इंस्टॉलमेंट से ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ओवर दैट पीरियड। यानी ये क्या कह रहा है, आपने डिबेंचर आज इशू किया और एक फिक्स टाइम के बाद वो डिबेंचर रिडीम हो रहा है, जैसे 5 साल के बाद डिबेंचर क्या हो रहा है, रिडीम हो रहा है, 10 साल के बाद डिबेंचर रिडीम हो रहा है, तो उस केस में आपको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड अडॉप्ट कर लेना। तो ये सेम जैसे आप डेप्रिसिएशन निकालते थे वैसे ही निकालोगे, ये स्टेप्स फॉलो कर लेना। सबसे पहले स्टेप 1 डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लेना, वो कैसे आएगा, डिबेंचर इशूड मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। स्टेप नंबर 2 में अमाउंट राइट ऑफ करना ईच ईयर, वो आएगा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट डिवाइड बाय मैच्योरिटी पीरियड क्या है, और स्टेप नंबर 3 में अमाउंट आ जाएगा। लेकिन एक सेकंड मेथड होता है जो बोलता है फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसको नाम दूसरा दिया जाता है अगर आपका डिबेंचर रीपेड हो रहा है एनुअल ड्राइंग में या फिर इंस्टॉलमेंट में। जैसे एग्जांपल ले लो कि आपने 10 लाख रुपीस का डिबेंचर इशू किया, ठीक है, अब ये डिबेंचर 5 साल में रीपेड होगा, लेकिन 5 साल बाद नहीं होगा, 5 साल में होगा, यानी ईच ईयर क्या करेंगे, 2 लाख रुपए इसको रीपे करेंगे, ईच ईयर क्या करेंगे, 2 लाख 2 लाख 2 लाख ऐसे ऐसे करके पे करेंगे। तो हर साल कुछ ना कुछ इसका जो डिबेंचर का पैसा है वो भी रिडीम हो रहा है, तो उस केस में आपको जो मेथड फॉलो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड का। समझा ये बात?
देख लो, ये मेथड देख लो, फिर इसका एक एग्जांपल भी आपको दिखा दूंगा। व्हेन डिबेंचर आर रीपेड बाय एनुअल ड्राइंग और इंस्टॉलमेंट, अगर आपका डिबेंचर एनुअल ड्राइंग या फिर इंस्टॉलमेंट में रीपे हो रहा है तो राइट ऑफ करना है डिस्काउंट इन प्रपोर्शन ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ डिबेंचर। तो जो अनपेड अमाउंट ऑफ डिबेंचर उसके प्रपोर्शन में करना है, जिसके उसके लिए आपको ये एग्जांपल रिफर करना है। स्टेप 2 कैलकुलेट डिस्काउंट अमाउंट राइट ऑफ ईच ईयर। स्टेप नंबर 1 में अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकाल लेना। स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट करना कितना इक्वल ड्राइंग आप लोग हटा रहे हो, तो जो भी डिस्काउंट का अमाउंट आएगा उसको डिवाइड करना नंबर ऑफ ईयर से, तो आपको मिल जाएगा डिबेंचर इशूड का अमाउंट, सॉरी जो भी डिबेंचर इशूड का अमाउंट आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देना, तो आपको पता चलेगा आप हर साल कितना डिबेंचर रीपे कर रहे हो। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में ओपनिंग बैलेंस निकालना डिबेंचर का ईच ईयर, कि हर साल उसका ओपनिंग बैलेंस क्या हो रहा है। और स्टेप नंबर 4 में जो भी ओपनिंग बैलेंस आएगा उसको यूज करके एक रेशियो बनाना और उस रेशियो में डिस्काउंट के अमाउंट को बाइफरगेट कर देना। समझा? उस रेशियो में डिस्काउंट के अमाउंट को बाइफरगेट कर लेना। इलस्ट्रेशन 11.204 देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, बी लिमिटेड ने इशू किया 2000 12% डिबेंचर ऑफ 100 इच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन 1/4/2018 को, ठीक है, जो कि रीपेबल है इक्वल एनुअल ड्राइंग में 4 साल में, यानी 4 साल में इसको रीपे कर देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू शो दैट डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर। तो देखो सबसे पहले उन्होंने डिस्काउंट का अमाउंट निकाला, अब टोटल डिबेंचर का अमाउंट कितना है 2100 इच, तो आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 लाख, यानी 2 लाख डिबेंचर का अमाउंट है। इस 2 लाख का 6% निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा डिबेंचर का डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा, ठीक है। अब आप लोग निकालोगे एनुअल ड्राइंग। एनुअल ड्राइंग कैसे निकलेगी, जिस टोटल डिबेंचर का अमाउंट है 2 लाख डिवाइड बाय 4 साल में रीपेड करना है, तो 50,000 क्या हो जाएगा उसका एनुअल ड्राइंग। अब देखो अब निकालोगे स्टेप नंबर 3 में ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, सबसे पहले 1/4/2018 में ओपनिंग बैलेंस तो 2 लाख होगा, फिर इस साल आप 50-50 हजार पे कर रहे हो तो 2019 में ये 1.5 लाख 1,50,000 हो जाएगा, 2020 में ये 1 लाख हो जाएगा एंड 2021 में ये 50,000 हो जाएगा। अब क्या करोगे, ये जो भी बैलेंसेस है इस बैलेंसेस को आप उठाओगे और एक रेशियो क्रिएट करोगे। तो स्टेप नंबर 4 में आपने रेशियो बना दिया 2 लाख 1,50,000 1,50,000, तो जब इसको रेशियो में तोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4:3:2:1। ये क्या बन जाएगा आपका रेशियो बन जाएगा। अब इस 4:3:2:1 इस रेशियो में आपको क्या करना है, इस कहाँ गया 12,000 का अमाउंट है, इस 12,000 के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपका हो जाएगा ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4। ऐसे करोगे, पहले इन सबका टोटल कर देना 10 आ जाएगा, फिर 12,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, ये ईयर 1 का अमाउंट है, ठीक है। सेम लाइक ईयर 2 में क्या करोगे 12,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, ईयर 3 में क्या करोगे 12,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 और ईयर 4 में 12,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे पहले का आंसर 4,800 आएगा, दूसरे का 3,600 आएगा, तीसरे का 2,400 एंड 1,200। तो इसी तरह आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। समझ गया ये वाला बात आपको? चलो सेम चीजें अब यहाँ पे देख लेना, जो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट है उसको आपको करंट लायबिलिटी में दिखाना है। अंदर जो सब हेडिंग होगी वो अदर करंट लायबिलिटी होगी। अक्रूडेड डिबेंचर इंटरेस्ट का भी सेम होगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जो आप क्रिएट कर रहे हो वो नॉन करंट लायबिलिटी में दिखेगा अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, ठीक है। चलो पानी पी लो, सेकेंड लेग आपका खत्म हो गया, फिर एक डीआरआर वाला कंसेप्ट बचा है और उसके बाद आपका ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट एक कंसेप्ट होगा। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्रिएशन ऑफ डीआरआर यानी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। क्या होता है देख लो, क्रिएट ये कब क्रिएट होता है, व्हेन कंपनी क्रिएट व्हेन कंपनी इशू रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू की है बट वो कन्वर्टेबल डिबेंचर नहीं है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, तो उस टाइम पे इसको हम क्रिएट करते हैं एंड इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो प्रॉफिट डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल होता है उस वाले प्रॉफिट्स को हम यहाँ पे यूज करते हैं। एंड तीसरी चीज डीआरआर ओनली यूज्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और जो भी आप डीआरआर है वो सिर्फ डिबेंचर की रिडेम्पशन के लिए ही यूज कर सकते हो। एंड द लास्ट थिंग व्हाट दे टोल्ड यू
DRR created for protecting debenture holder from possibility of company made default in payment। तो कभी कभी कंपनी में डिबेंचर होल्डर्स को लगता है कि हो सकता है उनको उनके पैसे ना मिले, तो उस पर्पज से बचने के लिए डिफॉल्ट कंपनी उनके पेमेंट में डिफॉल्ट ना कर ले, इसके लिए हम लोग डीआरआर क्रिएट करते हैं। अब आगे देख लो, जो भी डीआरआर की एडिक्वेसी वो कितनी है, कितना हमको डीआरआर क्रिएट करना है। तो देख लो, अगर कोई ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि रेगुलेटेड बाय है आरबीआई और बैंकिंग कंपनीज दोनों, पब्लिक और प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर। अब पब्लिकली और प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर क्या होता है? पब्लिकली यानी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, और प्राइवेटली यानी पब्लिकली बोलो तो पब्लिक में पैसा इशू किया है। जैसे आईपीओ इक्विटी शेयर होते हैं ना, आप लोग पब्लिक में जाके आईपीओ इशू करते हैं, वैसे डिबेंचर भी आप पब्लिक में इशू कर सकते हो। तो वो पैसा जो पब्लिक से कलेक्ट किया गया हो। सेकेंड चीज, प्राइवेटली मतलब पब्लिक के पास नहीं जाते, बड़ी बड़ी कंपनियों से हम पैसा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइवेटली प्लेस्ड। तो दोनों ही टाइप के डिबेंचर होंगे। या फिर कोई लिस्टेड कंपनी है, इसके अबाव अदर देन वन अबाव जितने भी लिस्टेड एनबीएफसीज है, दैट इज 45 आईए ऑफ आरबीआई में जो रजिस्टर्ड है, लिस्टेड एचएफसीज है, रेगुलेटेड विद एनएचबी है, या फिर अदर लिस्टेड कंपनीज है, ये सारी चीजें यहाँ पे भी पब्लिक और प्राइवेटली दोनों आ जाते हैं। फिर अगर कोई अनलिस्टेड कंपनीज है, जैसे इन दोनों में से अबाव, इन दोनों के अबाव में जितने भी ऑल अनलिस्टेड एनबीएफसी, अब देखना ऑल अनलिस्टेड एनबीएफसीज ये वाली चीज है, और ऑल अनलिस्टेड एचएफसीज प्राइवेटली प्लेस्ड, यहाँ पे पब्लिक वर्ड यूज नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ प्राइवेटली बोला गया। इनके लिए आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जितने भी अनलिस्टेड कंपनी होगी आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इशू। तो आप देखोगे 1 अप्रैल 2000 वॉटेवर जो अपनी ओपनिंग ईयर होगी उस दिन कितना डिबेंचर मेरा आउटस्टैंडिंग में पड़ा हुआ है, उसका 10% लेना। ठीक है। फोर्थ वन, जैसे फिर एग्जांपल ले लो, दैट इज 1 अप्रैल 2020 को 10 लाख का डिवेंचर मेरा आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ, तो मैं क्या करूंगा, इस 10 लाख का 10% निकालूंगा, दैट इज 1 लाख, और इस 1 लाख का मैं क्या करूंगा, डीआरआर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा इस 1 लाख का मैं, डीआरआर यानी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, आगे देख लो। एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 72 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट है, तो उसके लिए भी डीआरआर विल बी एप्लीकेबल, डीआरआर विल बी एप्लीकेबल एज टू एनबीएफसीज रजिस्टर्ड विद आरबीआई। तो एज पर 3 अबाउट जैसा आरबीआई बोलती है उसके हिसाब से आपको डीआरआर बनाना है। जनरली जो भी अमाउंट ऑफ डीआरआर है वो ट्रांसफर हो जाता है फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट। तो जो फर्स्ट डे होता है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट का उसी दिन डीआरआर ट्रांसफर कर लेते हैं, बट इसकी कुछ लिमिट भी दी गई है, देख लेते हैं। अब एक तो हो गया डीआरआर बनाना, ठीक है। दूसरा अकाउंट आप बनाना है, इस केस में आपको डीआरआर इन्वेस्टमेंट। क्या बनाना है, डीआरआर इन्वेस्टमेंट। तो वो देख लो, इन्वेस्टमेंट डीआरआर अमाउंट एज पर रूल 18(7) ऑफ द कंपनीज शेयर एंड डिबेंचर्स अमेंडेड रूल्स 2019 फॉलोइंग कंपनीज, यानी ये जितनी भी कंपनीज है, ऑल लिस्टेड एनबीएफसीज, ऑल लिस्टेड एचएफसीज यानी हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऑल अदर लिस्टेड कंपनीज अदर देन एआईएफआई, बैंकिंग कंपनी और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड all unlisted company which are not NBFCs and HFCs shall require to invest, यानी कुछ उनको अमाउंट इन्वेस्ट करना है। कितना इन्वेस्ट करना है, मिनिमम 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ इट्स डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st मार्च नेक्स्ट ईयर, दैट इज इन्वेस्टमेंट डन टिल 30th अप्रैल ऑफ ईच ईयर, एग्जांपल 30th अप्रैल 2023। यानी मैं आपको एक लाइन ही बना के बता देता हूँ, 1 अप्रैल 2023, इसका एंड होगा 31 मार्च 2024 को। ठीक है, अब ये जो एंड की अमाउंट निकल के आई है, ये मान लो 10 लाख रुपीज है कि मैं 10 लाख का डिबेंचर मैच्योर करने वाला हूँ, तो इस 10 लाख का आपको लेना है 15%। कितना लेना है, 15%। इस 10 लाख का 15% लोगे तो आपका अमाउंट आएगा 1,50,000। कितना अमाउंट आएगा, 1,50,000। इस 1,50,000 तक का अमाउंट आपको 30th अप्रैल 2023 तक इन्वेस्ट कर देना है कहीं पे। कहां पे इन्वेस्ट करना वो देख लो। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे डिपॉजिट कर देना किसी शेड्यूल बैंक में जिसके ऊपर कोई चार्ज या लियन ना हो। अनएंकम्बर्ड सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट, अनएंकम्बर्ड सिक्योरिटी जो क्लॉज A to D E और सेक्शन 20 इंडियन ट्रस्ट एक्ट में दिया हुआ है, या फिर अनएंकम्बर्ड बॉन्ड इशूड बाय एनी अदर कंपनी जो कि क्लॉज F20 सेक्शन के इंडियन
ट्रस्ट एक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको चीजें इन्वेस्ट करनी है। अब देख लो कुछ पॉइंट है, रिमेंबर ध्यान देना। ये तो पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट देखने की जरूरत नहीं है, आगे आ जाओ। जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी, डीआरआर और इन्वेस्टमेंट डीआरआर टाइप ऑफ क्वेश्चन में, तो ये जर्नल एंट्रीज बनानी है आपको। एग्जाम में इसमें जर्नल एंट्री पास करने आएगा क्या, हो सकता है दे कैन आस्क यू फॉर द जर्नल एंट्रीज और माइट दे कैन आस्क यू फॉर द लेजर्स, बट इस टाइप के वैरायटी ऑफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं डीआरआर के अंदर, इसके अंदर ज्यादातर लोग लेजर्स बनाने बोलते हैं कि आप लोग लेजर बना के बताओ। तो देख लो, जब आप पैसा असाइड करोगे डीआरआर में डालने के लिए, तो उसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यानी आप पीएनएल कम करोगे और डीआरआर क्रिएट करोगे। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट, उसमें अमाउंट क्या आएगा, जितना भी अमाउंट रिक्वायर्ड है, सपोज करो आपने 10% निकाला, वो आया 10,000 रुपीज, और आपका जो भी बैलेंस ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है कि डीआरआर में ऑलरेडी इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, और आपने देखा डीआरआर में ऑलरेडी 3,000 पड़ा हुआ है, तो आपको ट्रांसफर कितना करना पड़ेगा, 7,000। तो जो बैलेंस अमाउंट आए वही ट्रांसफर करना, उसी की एंट्री मारना। फिर जब आप इन्वेस्ट करोगे, इसके अंदर भी सेम डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट आएगा, बढ़ जाएगा क्योंकि आपका असेट क्रिएट होगा और बैंक से पैसा चलेगा। इसमें भी यही आएगा, अमाउंट रिक्वायर्ड माइनस बैलेंस ऑलरेडी अवेलेबल। जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा डीआरआर में, तो आपकी इनकम मिलेगी, बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक में पैसा आएगा, और इंटरेस्ट और डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय m/12 कर देना। फिर आप ट्रांसफर करोगे इंटरेस्ट ऑन डीआरआर को पीएनएल में, तो पीएनएल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आपकी इनकम है, एंड इंटरेस्ट ऑन डीआरआर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर जब आपका रिडेम्पशन होगा, रिडेम्पशन के टाइम में क्या एंट्री बनेगी, सबसे पहला जो आपका डीआरआर इन्वेस्टमेंट था आप उसको बेच के हटाओगे। अगर आप एट पार पे बेचोगे तो बैंक में पैसा आएगा, डीआरआर जाएगा। अगर आप अबाव पार में बेचोगे, यानी पार वैल्यू 100 रुपीज है, आप उसके ऊपर बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पीएनएल प्रॉफिट हो गया तो पीएनएल क्रेडिट होगा और डीआरआर इन्वेस्टमेंट चल जाएगा। अगर आप बिलो पार वैल्यू बेच रहे हो तो आपको लॉस हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंड जो भी अमाउंट ड्यू हो रही है डिबेंचर होल्डर्स को रिडेम्पशन के टाइम पे, उसकी एंट्री। अगर आप पार में रिडीम कर रहे हो, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और अगर आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, तो प्रीमियम के टाइम पे क्या होगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी उसकी लायबिलिटी थी आपने कम करी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट आप क्रिएट करोगे, एंड टू डिबेंचर होल्डर को पैसा क्रिएट करोगे एज अ लायबिलिटी करके। इसकी एक अल्टरनेट एंट्री भी है, अगर आपने डे 1 पे कोई एक एंट्री क्रिएट की, कोई रिजर्व क्रिएट किया है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिजर्व करके, याद है हम लोग 6 केस कर रहे थे, वहां पे एक एंट्री आती थी, अगर वो वाली एंट्री आपने पास करी है, तो यहाँ पे जो आप एंट्री लिख रहे हो, इसके जगह पे आप क्या एंट्री करोगे, ये वाला प्रीमियम डिबेंचर सेम आएगा, डिबेंचर होल्डर भी सेम आएगा, बस आप यहाँ पे रिजर्व वर्ड ऐड करोगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि ऑलरेडी आपने 5 साल पहले एक रिजर्व क्रिएट करके रखा है, वो क्रेडिट एंट्री हो रही थी, आप उसको डेबिट करके यहाँ से खत्म कर, ठीक है। जब भी आप पेमेंट करोगे बैंक से पैसा जाएगा, डिबेंचर होल्डर खत्म हो जाएगा, और जैसे ही आप पेमेंट कर दिया, तो जो भी डीआरआर का पैसा है आपको ट्रांसफर कर देना है जनरल रिजर्व में, तो डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। इतना ही था। अब एक नेक्स्ट टॉपिक देख लो, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड एंड कंसिडरेशन पेड इन केस ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर इशूड। तो अगर आपका कन्वर्टेबल डिबेंचर है, उसके लिए आप कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करो, कितना कंसिडरेशन पे करना है, तो ये एग्जांपल देख लो, इसी के अंदर सारी चीजें कवर हो जाएगी। एग्जांपल देख लो क्या है गिवन, एक कंपनी ने इशू किया 10,000 12% का कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो एक कंपनी ने इशू किया 10,000 का 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर, जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है, रिडीम हो रहा है 5% प्रीमियम पे 5 साल के बाद। ऑप्शन है कंपनी के पास, यानी जो भी डिबेंचर होल्डर्स हैं उनके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, दैट दे कैन कन्वर्ट 30% ऑफ द होल्डिंग इन इक्विटी शेयर्स, जिसका फेस वैल्यू 10 होगा लेकिन प्राइस होगी उसकी 20%। तो डिबेंचर होल्डर्स के पास ये ऑप्शन है कि वो 30% अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करा सकते इक्विटी में, जिसका फेस वैल्यू तो 10 रुपया होगा लेकिन इशू प्राइस 20 रुपया होगी, और बैलेंस के बदले उनको कैश मिल सकता है। अब नाउ जो डिबेंचर अमाउंटिंग था ऑफ रुपीज 2 लाख, तो 2 लाख रुपीज के जो अमाउंट है डिबेंचर के, उन्होंने ऑप्ट किया कन्वर्जन के लिए, चलो हम कन्वर्जन कर लेंगे, यानी अगर आप टोटल अमाउंट देखोगे, टोटल जो अमाउंट है 10,000 डिबेंचर है और फेस वैल्यू 100 है, यानी 10 लाख रुपीज अमाउंट आएगा। तो इस 10 लाख में से जो 2 लाख लोग हैं उन्होंने बोला हम अपने डिबेंचर को कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताना है गिव द नंबर ऑफ शेयर इशूड, कि कितना नंबर ऑफ शेयर हमको इशू करना है, एंड कैश पे टू डिबेंचर होल्डर, और कितना डिबेंचर होल्डर को हमको पैसा देना है। तो देख लो पार्ट ए, कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशू, कि कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमको इशू करना है, पार्ट ए। रिडेम्पशन वैल्यू,
100 था, 5% पे रिडीम होगा तो 105 रुपए पे रिडीम होने वाला, और इशू प्राइस इक्विटी की 20 है। तो स्टेप नंबर 1 में आप कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ डिबेंचर ऑप्ट फॉर कन्वर्जन, कितने लोग, कितने ऐसे डिबेंचर होल्डर है जिन्होंने कन्वर्जन के लिए ऑप्ट किया है। तो 2 लाख थे, उसमें फेस वैल्यू 100 था, यानी 2000 लोगों ने कन्वर्ट के लिए ऑप्ट किया है। उसका निकालने का फॉर्मूला यही होता है, ड्रिवन फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ डिबेंचर ऑप्ट फॉर कन्वर्जन डिवाइड बाय फेस वैल्यू। तो स्टेप नंबर 2 में आप निकालोगे नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर कन्वर्टेड, कितना कन्वर्ट किए, तो 2000 का 30% यानी 600 जो है उन्होंने कन्वर्ट किया। ये टोटल अमाउंट है 2000 नंबर ऑफ डिबेंचर ऑफर, तो उसमें से कन्वर्जन कितना होगा, 600 वाला कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप रिडेम्पशन का वैल्यू निकालोगे, वो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ डिबेंचर कन्वर्टेड यानी 600 मल्टीप्लाई बाय रिडेम्पशन वैल्यू, तो आएगा 600 मल्टीप्लाई बाय 105, यानी इतना अमाउंट क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होने वाला है। फिर नंबर ऑफ डिबेंचर इशू निकालना है, जो कि रिडेम्पशन वैल्यू आएगी वो ये डिवाइड बाय इशू प्राइस, तो 63000 डिवाइड बाय 20, ये 3150 शेयर हम इशू करेंगे। एंड कितना कैश पे करेंगे सामने वाले को, तो होगा नंबर ऑफ डिबेंचर रिक्वायर्ड टू पेड कैश। तो नंबर ऑफ डिबेंचर टोटल कितने थे, 2 लाख। 2 लाख टोटल नहीं है, जिन्होंने कन्वर्ट करने के लिए बोला हम उनकी बात कर रहे हैं, ये सिर्फ कन्वर्ट वालों का बात हो रहा है, ठीक है, इस कन्वर्ट वालों का बात हो रहा है। तो 2 लाख होगा 2000 माइनस नंबर ऑफ डिबेंचर कन्वर्जन रेशियो, तो बैलेंस निकल के आएगा 1400। तो ये 1400 को अपन कैश दे देंगे। तो स्टेप 1 का जो भी वैल्यू आएगा और रिडेम्पशन वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1400 माइनस 105, तो आपका अमाउंट आएगा 1,47,000। तो इतना हम लोग उसको कैश में दे देंगे, जिनका अमाउंट 2 लाख था, ठीक है। चलो हाँ, अब आपको एक लास्ट, ये लास्ट कंसेप्ट है, इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो लास्ट कंसेप्ट देख लो, purchase of debenture, purchase of debenture before the specified date of payment, कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट कोटेशन। क्या होता है पहले तो इसका कंसेप्ट समझो। सपोज करना है एक कंपनी है, क्या है, एक कंपनी, कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, और जब डिबेंचर इशू किया तो उसने 100 रुपीज में इशू करा था, ठीक है, और डिबेंचर का ईयर था 5 ईयर्स, ओके। और कंपनी को ऐसा लग रहा है कि मुझे 5 साल बाद ये डिबेंचर को नहीं खरीदना है, वापस इसको रीपे नहीं करना है, अभी इसका मार्केट में प्राइस 90 रुपीज चल रहा है, एक काम करते हैं इसको अभी खरीद लेते हैं, मार्केट के लोगों से खरीद लेते, रिडीम कर लेते। तो अभी अगर हम लोग इसको रिडीम करेंगे तो हमको सिर्फ 90 रुपीज पे करने पड़ेंगे, लेकिन 5 साल बाद रिडीम करेंगे तो हमको 100 रुपीज पे करेंगे, 100 रुपीज लगेगा। तो उन लोग क्या सोचते हैं कि मेच्योरिटी से पहले मार्केट से खरीद लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, रिडीम करके कैंसिल कर देते हैं, ताकि हम बेनिफिट, हमको क्या हो जाए, फायदा हो जाए। तो वो वाला केस हम लोग अभी पढ़ने जाए। तो देखो दो चीजें होती है, ये जो प्राइस होती है ना, जो भी बाय प्राइस होती है, ये दो तरह की प्राइस होती है, एक होता है आपका एक्स इंटरेस्ट और दूसरा होता है आपका कम इंटरेस्ट। क्या होता है एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट, देख लो यहाँ पे, देखते चलो, ये रिवीजन है, फटाक से अब ये चीज हो जाएगी। परचेज ऑफ डिबेंचर बिफोर द स्पेसिफाइड डेट ऑफ पेमेंट, दैट इज कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट क्या होता है, कम इंटरेस्ट क्या होता है, वो देख लो। इफ परचेज प्राइस ऑफ डिबेंचर एक्सक्लूड इंटरेस्ट फॉर द एक्सपायर्ड पीरियड, एक्सपायर्ड पीरियड मतलब क्या होता है कि जितने टाइम के लिए आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, तो वो, तो अगर वो उसके अंदर एक्सक्लूड है, जैसे एग्जांपल ले लो, ये पूरा ईयर है, ठीक है, और आपने ना 9 मंथ बाद गए लेने, अब ये 9 मंथ का जो इंटरेस्ट है ना, ये मिला नहीं है, कंपनी ने दिया नहीं, तो पूरा कंप्लीट होने के बाद मिलेगा। तो ये जो 9 मंथ का इंटरेस्ट है, एग्जांपल ले लो कि नॉर्मली प्राइस 90 रुपीज है और आपने ये 9 मंथ का इंटरेस्ट निकाला, वो आ गया 9 रुपीज। तो जो अगर मैं बोलूं मेरी प्राइस 99 है, तो ये जो 99 की प्राइस है ना, इस प्राइस को मैं बोलूंगा कम इंटरेस्ट प्राइस। क्या बोलूंगा, कम इंटरेस्ट। और अगर मैं सिर्फ 90 रुपीज का प्राइस कोट करता हूँ, तो इस प्राइस को मैं बोलता हूँ एक्स इंटरेस्ट प्राइस, यानी इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करके। तो ऑलवेज जो बायर होता है ना, ये कम इंटरेस्ट प्राइस पे ही बाय करता है कि भाई जो इंटरेस्ट है वो भी तो दो मुझे, मेरे को तो कंपनी देने वाली थी, बट अगर आप पहले ही खरीद लोगे मुझसे तो कंपनी तो मुझे देगी नहीं, तो आप दे दो। जो सामान खरीद रहा है, जो सामने वाला इंसान खरीद रहा होता है, तो यहाँ पे कंपनी खुद खरीद रही होती है डिबेंचर्स को, तो वो क्या करती है, खुद ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको पैसा दे देती है। अब इसके अंदर दो तरह के डील होते हैं, दो तरह के डील देख लो, दो तरह के केसेस होते हैं, केस 1 एंड केस 2। जो केस 1 होता है ना आपका, उसके अंदर क्या होता है, इमीडिएट कैंसिल करेंगे, यानी खरीदेंगे और इमीडिएट क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे। केस 2 होता है पहले इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है,
फिर ईयर एंड में कैंसिल करेंगे। क्या करेंगे? ईयर एंड में कैंसिल करेंगे। समझा ये चीज? तो हम लोग केस 1 भी पढ़ेंगे और केस 2 भी पढ़ेंगे। तो आओ देख लो, इस चीज को हटा देते हैं। चलो, तो ये समझ गया एक्स इंटरेस्ट क्या होता है और कम इंटरेस्ट क्या होता है। तो इफ परचेस प्राइस ऑफ डिबेंचर एक्सक्लूड इंटरेस्ट फॉर द एक्सपायर्ड पीरियड एंड इफ कम इंटरेस्ट इफ परचेस प्राइस इंक्लूड इंटरेस्ट फॉर द एक्सपायर्ड पीरियड। ठीक है, अब देखो केस नंबर 1 पढ़ेंगे, परचेज ऑफ डिबेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, यानी आपने डिबेंचर खरीदा कैंसिल करने के लिए ही। तो सबसे पहले तो आपको टाइमलाइन ड्रॉ करना है सारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। ऐसे टाइमलाइन बना देना, ये ईयर था, यहाँ पे कैंसिल मैंने इतने में खरीदा, कम इंटरेस्ट पे खरीदा या फिर एक्स इंटरेस्ट पे खरीदा, और इस दिन ये कैंसिल हो गया। ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अब जर्नल एंट्री देखो, स्टेप नंबर 2 में आपको जर्नल एंट्री देखनी है। पहला, फॉर कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर, जब डिबेंचर आप कैंसिल करने के लिए ही खरीद रहे हो तो उस केस में, और अगर आपको क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट की प्राइस दी है, किसकी दी है? कम इंटरेस्ट की प्राइस, तो आपने डिबेंचर अकाउंट डेबिट किया यानी कैंसिल मारा। फिर डिबेंचर इंटरेस्ट, जो आप उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, 9 मंथ का जो इंटरेस्ट था वो भी तो आपका खर्चा ही है ना, आपने उसको डेबिट किया। और बैंक से पैसा दिया, बैंक से पैसा किस पैसे पे, किस बेसिस पे दोगे? कम इंटरेस्ट प्राइस पे दोगे, कि सामने वाला तो कम इंटरेस्ट पे लेके जाएगा। और प्रॉफिट कितना बनेगा वो देखो, प्रॉफिट बनेगा ये 10 प्लस 10 माइनस बैंक से जो पैसा गया वो आपका क्या बन जाएगा? प्रॉफिट बन जाएगा। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट में क्या होगा? नॉमिनल वैल्यू ऑफ कैंसिलेशन, कि जितना नॉमिनल वैल्यू कैंसिल हो रहा है मैं बोलूंगा। फिर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड ऑन कैंसल्ड बिफोर कैंसल्ड डिबेंचर, तो जितना डिबेंचर मेरा कैंसल्ड हो रहा है उसके ऊपर मेरा कितना इंटरेस्ट का अमाउंट बन रहा है वो मैं लिखूंगा, और इन दोनों को प्लस करके मैंने उसके बदले कितना पैसा दिया वो माइनस करूंगा। तो इन दोनों को, ये दोनों प्लस होके ये जैसे ही माइनस होगा तो आपको मिल जाएगा कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर मैं एग्जांपल से बताऊं, 100 रुपीज आपकी वैल्यू थी, आपने डिबेंचर कैलकुलेट किया इंटरेस्ट 9 और आपने बैंक से पैसा दिया 99, तो आपका प्रॉफिट कितना बनेगा? 10 रुपीज का आपका प्रॉफिट बन जाएगा। 10 रुपीज का प्रॉफिट बनेगा, यस 10 रुपीज का प्रॉफिट बन जाएगा। 99, बढ़िया, ठीक है। और जब प्रॉफिट होगा तभी हम लोग ये डिबेंचर खरीदते हैं, उसके अलावा नहीं। अगर क्वेश्चन आपको एक्स इंटरेस्ट प्राइस दे रहा है तो उस केस में आपको क्या करना है? सेम एंट्री पास करनी है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। बट अमाउंट में क्या लिखोगे? डिबेंचर में आप लिखोगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ कैंसिलेशन, या आप डिबेंचर कैंसिल कर रहे हो। फिर यहाँ पे डिबेंचर अक्रूड इंटरेस्ट में भी सेम डिबेंचर इंटरेस्ट निकालोगे कि कितना इंटरेस्ट आ रहा है कैंसल्ड डिबेंचर में। हाँ, जितना डिबेंचर आपका कैंसल्ड हो रहा है वही वाले डिबेंचर पे निकालोगे आप। फिर आप बैंक में कितना पैसा दोगे सामने वाले को? जो भी डिबेंचर कैंसिल किया वो मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटरेस्ट प्राइस। अब इसके अंदर इंटरेस्ट का प्राइस इंक्लूड नहीं है तो वो तो पैसा आप दोगे, साथ ही साथ जो डिबेंचर का इंटरेस्ट आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया वो पैसा भी आप दोगे, और आपका प्रॉफिट भी यहाँ पे कैसे आएगा? ए प्लस बी माइनस सी करके आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, डन। अब जब आप पेमेंट करोगे डिबेंचर इंटरेस्ट का रिमेनिंग डिबेंचर के लिए, तो जो एग्जाम्पल लो, 10,000 डिबेंचर इशू किए थे और आपने सिर्फ 1000 डिबेंचर ही खरीदे मार्केट से, तो जो 9000 है, इन 9000 को भी तो आपको इंटरेस्ट देना ही होगा ना ईयर एंड में। तो ये वो वाली इंटरेस्ट की एंट्री है। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये ले लेना, नंबर ऑफ डिबेंचर रिमेनिंग मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू रेट और m डिवाइड बाय 12। ट्रांसफर करोगे डिबेंचर इंटरेस्ट को पीएनएल में, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा और डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिर जैसे ही प्रॉफिट होगा, अब जो भी प्रॉफिट होता है कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर पे वो ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, पैसा चल जाएगा। और जो भी आपका पैसा बच गया, जो भी फेस वैल्यू का अमाउंट होगा वो आप डीआरआर में ट्रांसफर कर दोगे। तो जितना फेस वैल्यू ऑफ अमाउंट आप कैंसिल कर रहे हो वो कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? डीआरआर में। तो सरप्लस एंड पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। तो ये वो वाला केस था जहां पे हम लोग डिबेंचर लेते हैं और इमीडिएटली क्या कर लेते हैं? उसको कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, ये वो वाला केस था जहां पे हम डिवेंचर लेते हैं और इमीडिएटली क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। सेकंड केस देख लो, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर एज इन्वेस्टमेंट एंड देन कैंसिल। तो सबसे पहले आपने खुद के डिवेंचर इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिए और फिर कैंसिल किया। स्टेप टू सॉल्व क्वेश्चन, स्टेप नंबर 1, ड्रॉ टाइमलाइन विद ऑल इन्फॉर्मेशन। तो जितने भी इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन से टाइमलाइन ड्रॉ कर लेना। फिर स्टेप नंबर 2 में जर्नल एंट्री पास करना। अगर आपने इश्यू ऑफ डिवेंचर किया तो इश्यू ऑफ डिवेंचर की जर्नल एंट्री पास करना। सिंपल है, बैंक में पैसा आएगा, डिवेंचर से पैसा जाएगा, डिवेंचर आप क्रिएट करोगे, डिवेंचर इंटरेस्ट पे करने की एंट्री, ट्रांसफर सेम है, ये तो आपको समझ ऊपर के जैसे ही है। जब आप अपने खुद के डिवेंचर खरीद रहे हो एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस और आपने कम इंटरेस्ट प्राइस पे खरीदी, तो देखो एंट्री क्या होगा। अब यहाँ पे ना आपको एक ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। ओन डिवेंचर अकाउंट आपका क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट
डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, जो अक्रूड इंटरेस्ट हो रहा था ना 3 महीना 4 महीना, उतने का आपने डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किया और बैंक से पैसा दिया, तो अमाउंट में क्या होगा, यहाँ पे ओन डिबेंचर इंटरेस्ट का नहीं दिखता, तो सबसे पहले बैंक से आपने कितना पैसा दिया, तो मिलेगा डिबेंचर आपने जो परचेस किया वो मल्टीप्लाई कम इंटरेस्ट प्राइस, फिर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया वो यहाँ पे आया, तो आपका ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट में कितना आया, समझ लो आपने जो यहाँ पे पैसा दिया वो 110 दिया और यहाँ पे 10 रुपए आपका इंटरेस्ट था, तो यहाँ पे जो पैसा आएगा वो कितना आएगा 100 रुपीज, कितना आएगा 100 रुपीज। उसके बाद अगर आपने खुद के डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट प्राइस से खरीदे तो सेम एंट्री आएगी, ओन डिबेंचर अकाउंट आपका डेबिट होगा, एक असेट क्रिएट होगा, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट आपका क्रिएट होगा, खर्चा एंड बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे अमाउंट कैसे बनेगा, ओन डिवेंचर आपको एक्स इंटरेस्ट की प्राइस दी हुई है, तो आप क्या करोगे, जितना डिवेंचर आपने परचेस किया वो लोगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटरेस्ट प्राइस करोगे, फिर डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट क्या करोगे, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिवेंचर, सेम लाइक दैट। अब देखो यहाँ पे मैंने हैशटैग मार्क मारा है, यहाँ पे हैशटैग मार्क मारा है, कैसे कैलकुलेट होता है वो भी मैं बताऊंगा, और बैंक से पैसा क्या आ जाएगा, एक्स इंटरेस्ट की प्राइस प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो ये कैसे निकलता है, ये निकलेगा नंबर ऑफ डिबेंचर परचेस मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय एम डिवाइड बाय 12। अब ये एम क्या होता है, एम का मतलब होता है लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कब आपने लास्ट डेट इंटरेस्ट की पे की थी उस दिन से लेके डेट ऑफ परचेस ओन डिबेंचर, आप जिस दिन अपना डिबेंचर परचेस करो। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर ये टाइम लाइन है, आपने 1 अप्रैल 2002 को इंटरेस्ट पे किया था लास्ट वाला, और आप 31 अक्टूबर को 2002 को खुद के डिवेंचर परचेस कर रहे हो, तो यहाँ पे जो एम का वैल्यू आएगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा वैल्यू है, यानी 7 मंथ्स कुछ आएगा, अप्रैल मई जून 4 5 6 7 8 9 10 7 मंथ्स, तो आप यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 12 लिखोगे, ठीक है। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। एंड जब आप चार्ज करोगे इंटरेस्ट डिबेंचर पे और ओन डिबेंचर पे तो कैसे करोगे वो देख लो, डिबेंचर इंटरेस्ट आपका डेबिट हो जाएगा, खर्चा है, बैंक में पैसा दे दोगे, उन बैंक से पैसा किसको दोगे, उन लोगों को, बैंक से पैसा उन लोगों को दोगे जिनका डिबेंचर आपने ओन परचेस नहीं किया है, एंड इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक हैशटैग मार्क है और यहाँ पे ये आपका हैशटैग मार्क और ये आपका तारा स्टार, ठीक है। तो जो हैशटैग मार्क है, तारा सही से बना दी, वापस बनाएंगे, तारा बन गया। तो जो आपका हैशटैग मार्क है, हैशटैग मार्क के लिए आप कहां से इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे वो दो, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, जैसे लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट था वहां से लेके नेक्स्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट था, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर है वो कितना कैलकुलेट करोगे, फ्रॉम डेट ऑफ परचेज ऑफ ओन डिबेंचर, जिस दिन आपने खुद का डिबेंचर खरीदा, जिस दिन आपने खुद का डिबेंचर खरीदा वहां से लेके डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट जिस दिन ड्यू हो रहा है, ठीक है। एग्जांपल, आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, सपोज करो 10,000 डिबेंचर थे, कितने थे 10,000, इसमें से 2,000 डिबेंचर आपने खरीद लिए, तो रिमेनिंग कितने बच गए 8,000 बच गए। अब ये था 1 अप्रैल 2002 और आपने खरीदे 31 मार्च, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा, आपने खरीदा 31 अक्टूबर 2002 को और 31 मार्च 2003, ये आपका एंड डेट है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं ये जो एंट्री है, ये जो एंट्री है, इस एंट्री में बैंक से जो पैसा जाएगा उसके लिए इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो 8,000 लोग हैं वो डिबेंचर होल्डर बाहर वाले, उनके लिए लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट से नेक्स्ट डेट ऑफ, यानी पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो अगर मैं उनके लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो वो कितना होगा 8,000, मान लो 10 रुपया फेस वैल्यू है, 10% इंटरेस्ट की रेट है, एंड 12/12, तो 12/12 तो कुछ नहीं होगा, ये होगा 80,000 का 10%, यानी 8,000 यहाँ पे आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो मैं लिखूंगा वैल्यू, यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दूंगा 8,000, ठीक है, कि इनको मुझको 8,000 इंटरेस्ट का खर्चा होगा, लेकिन जो सॉरी यहाँ पे नहीं, बैंक से पैसा देना ना 8,000, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 8,000, ठीक है, 8,000 यहाँ पे मैं लिख दूंगा, बट जो खुद के डिबेंचर पे इंटरेस्ट है वो मैं कहां से लिखाऊंगा, क्योंकि मैंने इस दिन खुद के डिबेंचर खरीदे, तो यहां से लेके यहां तक का जो इंटरेस्ट है ये कैलकुलेट होगा, और ये यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होता है 5 महीना, तो मैं 5 मंथ्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, दैट इज 2,000, 10 मेरी फेस वैल्यू है, 10% मेरा इंटरेस्ट है और 5/12,
तो ये होगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 20,000 एंड 20,000 का 10% मेरा होता है 2000, तो 2000 5 बाय 12, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 12 यानी 833। तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 833। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 833 और इन दोनों को प्लस करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8833। क्या लिखूंगा 8833। समझा ये बात? इस तरह से यहाँ वाला इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ये सब लोग ध्यान देना, यहीं पे आधे से ज्यादा गलती होने के चांसेस है। ठीक है, तो मैंने ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर कर दिया फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है, अब आगे ध्यान दो। ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट को पीएनएल में, केस 1 की एंट्री करना। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर पे आप इंटरेस्ट ट्रांसफर करोगे तो आपके लिए फायदा होता है, इसके लिए यहाँ पे पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा और ये डेबिट हो जाएगा। अब आप लास्ट एंट्री बनाओगे खुद के डिबेंचर कैंसिल करने के। जब आप खुद का डिबेंचर कैंसिल करोगे तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट कर देना नॉमिनल वैल्यू से, खुद का डिबेंचर कैंसिल कर देना, जितना अमाउंट आपने यहाँ पे परचेस करते टाइम दिया था, देखो यहाँ पे परचेस करते हैं, ये दोनों के अमाउंट को ऐड कर देना और जो भी दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो आपका क्या बन जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और जो प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में, सेम केस 1 की एंट्री की तरह। केस 1 की एंट्री की तरह कैसे हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो इसी के साथ आपका जो डिबेंचर वाला चैप्टर है उसका रिवीजन होता है कंप्लीट। अब आप जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। कैसा रिवीजन लगा, क्या लगा, फीडबैक फॉर्म आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप बता देना। ये कंसेप्ट नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जैसा भी रहता है आप बताइए। टिल देन, सी कृष्णा गुप्ता इज साइनिंग ऑफ और मिलते हैं अपने अगले वीडियो।